चैप्टर की शुरुआत एक बहुत ही फनी सीन से होती है। हमें एक छोटा प्यारा सा पोमरेनियन कुत्ता दिखाई देता है जो रूडिगर चेल्सी हमारे मेन कैरेक्टर से बात कर रहा है। असल में ये कुत्ता कोई और नहीं बल्कि रूडिगर का पुराना साथी हांस है। हांस के साथ एक बहुत अजीब कर्स यानी श्राप जुड़ा हुआ है। हांस की स्पेशल ट्रेट ये है कि जब भी उसे कोई जानवर काट लेता है तो उसके शरीर में उस जानवर के जीन्स एक्टिव हो जाते हैं और वो उसी जानवर में बदल जाता है। पहले वो एक टक्सीडो कैट बना था और अब किसी कुत्ते के काटने से वो एक पोमरेनियन बन गया है। हांस शिकायत करता है कि रूडिगर की वजह से उसे कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ी हैं। वो बताता है कि एक जायंट चिवावा से बचते हुए उसकी जान निकल गई थी। रूडिगर उसे एक एंटीडोट देता है ताकि वो वापस इंसान बन सके। दवा लेने के बाद दोनों सीरियस बातें शुरू करते हैं। हांस हैरान होता है कि रूडिगर ने थियॉन एकेडमी के प्रोफेसर की आइडेंटिटी कैसे अपना ली। रूडिगर बताता है कि उसे फर्स्ट ऑर्डर नाम की एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन में इनफिल्ट्रेट यानी घुसपैठ करना पड़ा है। हांस को याद आता है कि अंडरवर्ल्ड में आजकल ब्लैक डॉन नाम का एक ग्रुप बहुत एक्टिव है। रूडिगर कंफर्म करता है कि फर्स्ट ऑर्डर और ब्लैक डॉन एक ही हैं। रूडिगर का प्लान बहुत डेंजरस है क्योंकि एक छोटी सी गलती से उसकी जान जा सकती है। हांस ने रूडिगर के लिए एक सूटकेस भी लाया है जिसमें शायद रूडिगर के पुराने गैजेट्स या हथियार हैं, लेकिन हांस ने डर के मारे उसे खोलकर नहीं देखा। तभी कंफ्यूजन होता है कि रूडिगर कहता है कि वो आज ही लेदर बेल्ट आया है, लेकिन हांस उसे बताता है कि शहर में कई दिन से वेयरवुल्फ यानी भेड़िया मानव की अफवाहें उड़ रही हैं। बात करते करते अचानक उन्हें सच में एक वेयरवुल्फ दिखाई देता है। हांस डर जाता है और भागने को कहता है, लेकिन रूडिगर की नज़र वेयरवुल्फ के गले पर जाती है। वहाँ कुछ चमकता हुआ यानी शाइनी लगा है, जैसे कोई कंस्ट्रेंट या पट्टा। रूडिगर समझ जाता है कि ये कोई साधारण मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि किसी ने इसे जानबूझकर भेजा है या कंट्रोल कर रहा है। यहाँ आता है चैप्टर का सबसे मास मोमेंट। रूडिगर फैसला करता है कि वो उस वेयरवुल्फ का पीछा करेगा। हंस उसे रोकता है और पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तभी रूडिगर अपना पुराना एलियस यानी नकली पहचान याद करता है जो उसने क्रिप्टिड हंटर यानी मॉन्स्टर्स का शिकारी बनते वक्त इस्तेमाल किया था। उसका वो नाम था एब्राहम वैन हेल्सिंग। रूडिगर वैन हेल्सिंग के रूप में एक्शन में आता है। वो वेयरवुल्फ के सामने आता है। बजाय कोई महंगी सिल्वर बुलेट इस्तेमाल करने के, वो अपनी उंगलियों से एक सुपरसोनिक साउंड क्रिएट करता है। ये आवाज़ इतनी तेज होती है कि आम इंसान इसे सुन नहीं सकते, लेकिन वेयरवुल्फ के संवेदनशील कानों के लिए ये किसी धमाके से कम नहीं होती। वेयरवुल्फ दर्द से तड़पने लगता है। जैसे ही रूडिगर उस वेयरवुल्फ को पकड़ने वाला होता है, वहां शहर की पुलिस आ जाती है। रूडिगर को छुपना पड़ता है और वो सोचता है कि इस वक्त पुलिस को आना जरूरी था। वो डिसाइड करता है कि वो उस वेयरवुल्फ को अपने हाथ से जाने नहीं देगा। और इसी सस्पेंस के साथ ये चैप्टर 11 खत्म होता है। चैप्टर 12 की शुरुआत होती है एक इंटेंस एक्शन सीन से। लूगर ने उस वेयरवुल्फ को घेर लिया है। वेयरवुल्फ उस पर हमला करता है, लेकिन लूगर बड़ी आसानी से उसे डॉज कर लेता है और कहता है, तुम्हारे सेंसेस अच्छे हैं, मेरा इरादा तुम्हें एक ही बार में खत्म करने का था। यहाँ हमें लूगर की असली ताकत की झलक मिलती है। वो अपनी मैजिक और स्किल्स का इस्तेमाल करके उस बीस्ट को हरा देता है। लड़ाई के बाद लूगर का साथी हैंस वहां आता है। वो थोड़ा डरा हुआ है क्योंकि लूगर अचानक प्रकट हो गया था। लूगर उसे वो सूटकेस जिसमें वेयरवुल्फ है या उससे जुड़ा सबूत है ले जाने के लिए कहता है। यहाँ एक बड़ा खुलासा होता है। लूगर बताता है कि ये कोई असली क्रिप्टिड नहीं है, बल्कि एक आर्टिफिशियल क्रिप्टिड है, यानी इसे किसी लैब में एक्सपेरिमेंट के जरिए बनाया गया है। उसके शरीर पर एक लेबोरेटरी का निशान भी मिला है। लूगर और उसका साथी डिस्कस करते हैं कि अब आगे क्या करना है। लूगर डिसाइड करता है कि वो सोरन एकेडमी और इस शहर में ही रुकेंगे। उसका प्लान है कि जब तक वो यहाँ है, वो अपनी खुद की एक टीम यानी एलाइज बनाएगा ताकि भविष्य में आने वाली मुसीबतों का सामना कर सके। वो अपने साथी को इंस्ट्रक्शंस देता है कि वो शहर में रहकर इन्फॉर्मेशन गैदर करे। अगला सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद। शहर के न्यूज़पेपर में खबर छपती है कि लेदवेल्क का खूनी दरिंदा अभी भी जिंदा है और 5 और लोगों की मौत हो चुकी है। लूगर ये खबर पढ़कर हैरान हो जाता है। वो सोचता है, अरे मैंने तो उस वेयरवुल्फ को शनिवार को ही खत्म कर दिया था, तो ये हमले अब कौन कर रहा है? क्या एक से ज्यादा वेयरवुल्फ है? ये मिस्ट्री कहानी में नया ट्विस्ट लाती है। अब हम चलते हैं सोरेन एकेडमी के अंदर।
लूगर एक फैकल्टी मीटिंग में यानी प्रोफेसरों की बैठक में पहुंचता है। जैसे ही वो एंटर करता है, बाकी प्रोफेसर्स उसके बारे में कानाफूसी करने लगते हैं। ये लूगर चिलीसी है ना? सुनाई ये एक फॉरेन अरिस्टोक्रेट है, लेकिन मैंने सुना है इसने कोई बहुत अमेजिंग स्पेल इन्वेंट किया है। तभी वहाँ की प्रिंसिपल आती हैं और मीटिंग शुरू होती है। वो बताती हैं कि सोरेन एकेडमी के 2 फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स पर कल रात हमला हुआ है। गनीमत है कि वो मरे नहीं, लेकिन बुरी तरह घायल हैं। गवाहों का कहना है कि हमला एक वेयरवुल्फ ने किया है। तभी एक नया कैरेक्टर प्रोफेसर ह्यूगो बर्टैग बीच में बोल पड़ता है। वो बहुत ही घमंडी है। वो कहता है, प्रिंसिपल, ये सोरन है। यहाँ वेयरवुल्फ जैसी चीजें नहीं होती, ये सब बच्चों की बनाई हुई कहानियां हैं। जब प्रिंसिपल उसे याद दिलाती हैं कि 2 विक्टिम्स हैं, तो ह्यूगो अपनी घटिया सोच दिखाता है। वो कहता है, जिन पर हमला हुआ वो नोबल्स थे। मुझे पक्का यकीन है कि यह हमला किसी जेलस कॉमनर स्टूडेंट ने किया है। लूगर चुपचाप ये सब सुन रहा होता है और मनी मन सोचता है, ये आदमी तो बिल्कुल पुराना बूमर है जो बिना सबूत के अपनी पुरानी रईसी झाड़ रहा है। और चैप्टर 12 यहीं खत्म होता है। चैप्टर 13 की शुरुआत सोरेन एकेडमी के फैकल्टी मीटिंग से होती है। माहौल काफ़ी गर्म है। प्रोफेसर्स हैरान हैं कि एकेडमी के अंदर एक वेयरवुल्फ कैसे आ सकता है। एक प्रोफेसर सवाल उठाता है, सिर्फ अरिस्टोक्रेटिक स्टूडेंट्स ही क्यों घायल हुए? क्या ये किसी कॉमनर स्टूडेंट का काम है? लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि ये असली वेयरवुल्फ है। उन्हें लगता है किसी ने मैजिक से भेस बदला है। यहाँ हमारे मेन कैरेक्टर प्रोफेसर लूगर चेरिश मन ही मन सोच रहे हैं। उन्हें पता चलता है कि ये सब उनकी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ब्लैक डॉन सोसाइटी की गलती है। लूगर सोचते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन कितनी बेकार है, आपस में ही लड़ रहे हैं और अब ये गलती कर दी। अगर वो एक्सपेरिमेंट पकड़ा गया तो मेरी आइडेंटिटी रिवील हो सकती है। प्रिंसिपल फैसला लेते हैं कि रात में स्टूडेंट्स का बाहर निकलना मना है और प्रोफेसर ह्यूगो को पेट्रोलिंग की जिम्मेदारी दी जाती है। लूगर समझ जाते हैं कि उन्हें एकेडमी से पहले उस मॉन्स्टर को ढूंढकर खत्म करना होगा। रात के अंधेरे में लूगर किसी का पीछा करते हैं और एक लड़की को पकड़ लेते हैं जो उन्हें छुप कर देख रही थी। ये लड़की सेडिना रोचन है, जो ब्लैकटॉन सोसाइटी की ही मेंबर है और एक स्टूडेंट के रूप में एकेडमी में आई है। लूगर उसे एक सुनसान जगह ले जाते हैं और साउंड ब्लॉकिंग मैजिक लगाते हैं ताकि कोई उनकी बातें ना सुन सके। सेडिना डरते हुए लूगर को फर्स्ट ऑर्डर यानी ऑर्गेनाइजेशन का एक हाई रैंक कहकर बुलाती है, लेकिन लूगर उसे डांटते हैं और कहते हैं कि पब्लिक में उसे नॉर्मल स्टूडेंट की तरह बिहेव करना चाहिए। सेडिना पूरी बात बताती है। ये हमला ब्लैक डॉन सोसाइटी ने नहीं, बल्कि उनसे जुड़े एक ग्रुप शम्सू स्कूल ने किया है। ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्हें उनके अनएथिकल एक्सपेरिमेंट्स की वजह से सोसाइटी से निकाल दिया गया था। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स यानी मॉन्स्टर्स बनाए थे, जिनमें से 3 मॉन्स्टर्स भाग गए हैं। एक मॉन्स्टर गलती से स्यूअर यानी नाले के रास्ते एकेडमी में आ गया। लूगर को गुस्सा आता है क्योंकि एक दूसरे फर्स्ट ऑर्डर लीडर विक्टर ड्रेडफुल ने लूगर का नाम इस मिशन में यूज किया था और अब लूगर फंस गया है। यहाँ लूगर की स्मार्टनेस दिखती है। जब सेडिना कहती है कि 3 एक्सपेरिमेंट्स भागे हैं, तो लूगर उसे करेक्ट करता है, नहीं, सिर्फ 2 बचे हैं। लूगर बताता है कि उसने 2 दिन पहले ही एक मॉन्स्टर को लेदवेल्क शहर में पकड़ लिया था। सेडिना ये सुनकर हैरान रह जाती है और लूगर की तारीफ करती है, एज एक्सपेक्टेड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। लूगर मन ही मन सेडिना को एनालाइज करता है। वो सोचता है कि सेडिना काफ़ी टैलेंटेड है। उसने एकेडमी में इन्फिल्ट्रेट किया, लूगर को कांटेक्ट किया, लेकिन फिर भी उसे ऑर्गेनाइजेशन में थर्ड ऑर्डर जैसा नीचा रैंक मिला है। लूगर समझ जाता है कि क्योंकि सेडिना एक अरिस्टोक्रेट यानी नोबल है, इसलिए ब्लैक डॉन सोसाइटी, जो नोबल से नफरत करती है, उसे बस यूज करके फेंक देगी। लूगर इस बात का फायदा उठाने का सोचता है ताकि वो सेडिना को अपना लॉयल बना सके। जाते जाते लूगर सेडिना की तारीफ करता है, तुमने आज अच्छी रिपोर्टिंग की, वेल डन। ये सुनकर सेडिना ब्लश करती है और खुश हो जाती है क्योंकि उसे पहली बार किसी ने अप्रिशिएट किया है। ट्विस्ट, जब लूगर और सेडिना बात करके अलग होते हैं, सीन शिफ्ट होता है एक तीसरे इंसान पर जो चुपकर उन्हें देख रहा था। वो स्पाई सोचता है, ये दोनों क्या बात कर रहे थे और उन्होंने मैजिक क्यों यूज किया? इसका मतलब लूगर की सीक्रेट मीटिंग शायद किसी ने देख ली है। चैप्टर 14 की शुरुआत होती है एकेडमी के क्लासरूम के बाहर से। स्टूडेंट्स के बीच एक ही चर्चा गर्म है, वेयरवुल्फ की अफवाह।
कुछ डरे हुए हैं तो कुछ एक्साइटेड हैं। स्कूल की अनाउंसमेंट साफ है, अगर कोई रात में बाहर घूमता हुआ पकड़ा गया तो उसे पेनल्टी पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर्स एडन, लियो और टेसी के बीच कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। टेसी आती है और एडन और लियो को चैलेंज कर देती है। वो कहती है कि पिछली बार की लड़ाई ड्रॉ रही थी, तो इस बार हार जीत का फैसला वेयरवुल्फ को पकड़कर होगा। जो पहले उसे पकड़ेगा वो जीतेगा। लियो, जो हमेशा शांत रहता है, गलती से हाँ बोल देता है और अब ना चाहते हुए भी उन्हें इस मुसीबत में कूदना पड़ता है। सीन शिफ्ट होता है हमारे प्रोफेसर लूगर की तरफ। उन्हें एक रईस घराने का स्टूडेंट अपनी तरफ मिलाने की कोशिश कर रहा है। वो लूगर को ऑफर देता है कि अगर वो रईस अरिस्टोक्रेट स्टूडेंट्स का साथ दें तो वो लूगर की गिरा हुआ परिवार यानी फॉलन फैमिली की इज्जत वापस दिला देगा। यहाँ लूगर का स्वैग देखने लायक है। वो साफ मना कर देते हैं। उनका कहना है कि सोरन में ना कोई कॉमनर है, ना रईस और ना कोई रॉयल, यहाँ सब बराबर हैं। लेकिन असली बात यह है कि लूगर खुद एक जासूस हैं और अपनी असली पहचान छुपा रहे हैं। अगर वो किसी एक गुट का साथ देंगे तो उनकी पोल खुलने का डर है, इसलिए वो प्रिंसिपल से पंगा नहीं लेना चाहते। रात होती है और लूगर पेट्रोलिंग पर निकलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इनाम के लालच में रात को बाहर घूम रहे हैं। लूगर उन सबको पकड़ते हैं, लेकिन उन्हें मारते या डांटते नहीं, बस शांति से कहते हैं 5 पेनल्टी पॉइंट्स। वो समझ जाते हैं कि सिर्फ डराने से काम नहीं चलेगा, मुसीबत की जड़ जानी उस वेयरवुल्फ को ही खत्म करना होगा। लूगर शहर के सीवेज प्लांट पर पहुंचते हैं। उनके असिस्टेंट सेडेना ने बताया था कि वेयरवुल्फ शायद यहीं से आया है। वहां लूगर को 2 तरह के पैरों के निशान मिलते हैं, एक बड़े वेयरवुल्फ के और एक छोटे के। यहाँ मामला गंभीर हो जाता है। पैरों के निशान 2 अलग दिशाओं में जा रहे हैं। बड़ा और खतरनाक वेयरवुल्फ स्कूल की तरफ गया है शिकार करने। तभी लूगर को किसी के चीखने की आवाज़ आती है। वो समझ जाते हैं कि कोई स्टूडेंट मुसीबत में है और वो तुरंत वहां दौड़ पड़ते हैं। लूगर मौके पर पहुंचते हैं जहां 2 स्टूडेंट्स लिने और एलेंडल घबराए हुए हैं। ऐसा लगता है कि अभी अभी कुछ बहुत बुरा होने वाला था। स्टूडेंट्स प्रोफेसर को देखकर राहत की सांस लेते हैं। प्रोफेसर लूगर, आप आ गए। लेकिन लूगर का रिएक्शन एपिक होता है। वो उनकी जान बचाने या हालचाल पूछने के बजाय अपनी डायरी निकालते हैं और कहते हैं, तुम दोनों को मिलते हैं 5 पेनल्टी पॉइंट्स। और बेचारी लिने और एलेंडल का चेहरा देखने लायक होता है। तो दोस्तों, चैप्टर यहीं खत्म होता है। चैप्टर 15 की शुरुआत होती है हमारे बैडएस प्रोफेसर से। वो एलेंडल को ऑर्डर देते हैं कि वो लिन को सेफ जगह यानी डॉर्मेट्री ले जाए। प्रोफेसर कहते हैं कि अगर वो ऐसा करेगी तो दोनों को पेनल्टी पॉइंट से बचा लिया जाएगा। स्टूडेंट्स वहां से निकलने ही वाले होते हैं कि तभी वहां एक वेयरवुल्फ आ जाता है। प्रोफेसर तुरंत स्टूडेंट्स को भागने के लिए कहते हैं और खुद उस क्रीचर से निपटने लगते हैं। स्टूडेंट्स देखते हैं कि प्रोफेसर ने फ्लोटिंग मैजिक यूज किया है, जो कि हाई लेवल मैजिक है। लेकिन यहाँ प्रोफेसर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। लड़ते वक्त वो सोचते हैं कि स्टूडेंट्स के सामने वो अपनी फुल पावर यूज नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें लिमिटेड मैजिक के साथ ही फाइट करनी पड़ेगी। सबसे शॉकिंग बात तब होती है जब प्रोफेसर नोटिस करते हैं कि ये वेयरवुल्फ टूल्स यूज कर रहा है, यानी हथियार। एक जानवर टूल्स कैसे यूज कर सकता है? प्रोफेसर को शक हो जाता है कि ये कोई ऑर्डिनरी वेयरवुल्फ नहीं है, या शायद ये वेयरवुल्फ ही नहीं है। सीन शिफ्ट होता है एडन और उसके दोस्त पर, जो जंगल में टेसी को ढूंढ रहे हैं। टेसी ने शर्त लगाई थी कि वो वेयरवुल्फ पकड़ कर लाएगी। एडन का दोस्त गिव अप करने वाला होता है। वो कहता है कि 30 मिनट और ढूंढते हैं, नहीं तो वापस चलेंगे। तभी उन्हें टेसी की चीख यानी कि स्क्रीम सुनाई देती है। आ! जब एडन वहां पहुंचता है तो देखता है कि टेसी सेफ है और वो चीखने से मना कर देती है। टेसी उन्हें चुप रहने को कहती है और एक झाड़ी यानी बुश की तरफ इशारा करती है। वहां छुपा होता है एक वेयरवुल्फ का बच्चा यानी पप। टेसी खुश हो जाती है कि उसने बेट जीत ली, क्योंकि उसने उसे डिस्कवर किया है। लेकिन एडन यहाँ कुछ नोटिस कर लेता है जो टेसी ने नहीं किया। वो देखता है कि वो बच्चा घायल है और उसे पत्तियों से ढका गया है। एडन टेसी से पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि एक घायल बच्चा खुद को इतने अच्छे से छुपा सकता है? इसका मतलब साफ है, वहां कोई और भी वेयरवुल्फ है, शायद उसका पेरेंट, जिसने उसे वहां छुपाया है। मामला तब और सीरियस हो जाता है जब वो इस बच्चे के गले में कुछ चमकती हुई चीज देखते हैं। एक ऑमिनस यानी अजीब सी फीलिंग आती है। एडन, लियो और टेसी एक खूंखार वेयरवुल्फ यानी भेड़िया मानव के सामने खड़े हैं। माहौल बहुत तनावपूर्ण है। लियो गुस्से में है और उस पर हमला करना चाहता है। वो चिल्लाता है, मैं इसे खत्म कर दूंगा।
लेकिन तभी एडन कुछ अलग नोटिस करता है। वो देखता है कि वो वेयरवुल्फ हमला करने के बजाय अपने पीछे छुपे एक छोटे से बीमार बच्चे यानी पप को बचाने की कोशिश कर रहा है। एडन अपनी जान की परवाह किए बिना आगे बढ़ता है। टेसी और लियो उसे रोकते हैं। पागल हो गए हो क्या? वो एक जानवर है, तुम्हारी बात नहीं समझेगा। लेकिन एडन शांत रहता है। वो धीरे से उस बेयरवुल्फ से कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वो बीमार है ना? मेरे पास कुछ है जो उसकी मदद कर सकता है। और दोस्तों, यहाँ होता है चमत्कार। वो खूंखार वेयरवुल्फ एडन की बात समझ जाता है और शांत हो जाता है। एडन उस बीमार बच्चे को दवा देता है। ये सीन दिखाता है कि एडन सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि कितना दयालु भी है। लेकिन तभी धड़ाम वहां एंट्री होती है हमारे खौफनाक प्रोफेसर लूगर की। स्टूडेंट्स की हालत खराब हो जाती है। उन्हें लगता है बस अब तो हम गए, स्कूल से पक्का निकाल दिए जाएंगे। एडन हिम्मत करके प्रोफेसर से कहता है, प्रोफेसर प्लीज रुकिए, ये वेयरवुल्फ इंसानों की बात समझता है, इसे मारिए मत। प्रोफेसर लूगर अपनी ठंडी और डरावनी आवाज में कहते हैं, ये क्या बकवास कर रहे हो? और वो अपनी जादुई ताकत का इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स को वहां से तुरंत डॉर्मेट्री वापस जाने का आदेश मिलता है। स्टूडेंट्स वहां से भागते हैं, ये सोचते हुए कि कल सुबह उनका करियर खत्म हो जाएगा। अगला सीन प्रिंसिपल ऑफिस का है। एडन, लियो और टेसी डरे हुए बैठे हैं। वहां प्रिंसिपल खुद मौजूद हैं और साथ में खड़े हैं प्रोफेसर लूगर। प्रिंसिपल कहते हैं, तुम लोगों ने जो किया वो बहुत खतरनाक था। अगर थोड़ी सी भी गलती होती तो तुम में से कोई मर सकता था। सजा के तौर पर प्रिंसिपल उन्हें 10 पेनल्टी पॉइंट्स या दंड अंक देते हैं। स्टूडेंट्स के चेहरे लटक जाते हैं, लेकिन तभी प्रिंसिपल मुस्कुराते हैं। वो कहते हैं, लेकिन मुसीबत के समय में तुम लोगों ने जो हिम्मत दिखाई और एक दूसरे को बचाया, उसके लिए मैं तुम्हें 20 अवार्ड पॉइंट्स देता हूँ। यानी नुकसान के बजाय उन्हें फ़ायदा हो गया। स्टूडेंट्स को यकीन नहीं होता। वो खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। अब आता है इस चैप्टर का सबसे बड़ा ट्विस्ट। जब स्टूडेंट्स चले जाते हैं तो प्रिंसिपल प्रोफेसर लूगर की तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्या आप अब संतुष्ट हैं प्रोफेसर लूगर? मैंने वही किया जो आपने कहा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप उन बच्चों के लिए सिफारिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये लूगर ही थे जिन्होंने प्रिंसिपल से कहकर बच्चों को बचाया और उन्हें पॉइंट्स दिलवाए। लेकिन उन्होंने प्रिंसिपल से शर्त रखी थी कि मेरा नाम मत लेना, वरना मेरी सख्त इमेज खराब हो जाएगी। लूगर बाहर से सख्त हैं, लेकिन अंदर से वो अपने स्टूडेंट्स की परवाह करते हैं। लेकिन चैप्टर का अंत एक बहुत ही डरावनी सच्चाई के साथ होता है। जब लूगर अकेले होते हैं तो वो उस रात की घटना के बारे में सोचते हैं। उन्हें याद आता है कि जब उन्होंने उस वेयरवुल्फ को नज़दीक से देखा था तो उन्हें कुछ अजीब लगा था। लूगर मन ही मन कहते हैं, वो कोई साधारण भेड़िया नहीं था जिसे मॉन्स्टर बनाया गया हो। वो एक इंसान था जिसे ज़बरदस्ती वेयरवुल्फ में बदला गया था। इसका मतलब है एकेडमी के आसपास कोई ऐसा संगठन है जो इंसानों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है और उन्हें जानवर बना रहा है। लूगर की आंखों में एक अलग ही गंभीरता आ जाती है। चैप्टर 17 की शुरुआत होती है एकेडमी के अंदर, जहां लिने, टेसी और बाकी स्टूडेंट्स लंच के लिए जा रहे होते हैं। वे प्रोफेसर लूगर के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स अभी भी कंफ्यूज्ड हैं। वे कहते हैं कि प्रिंसिपल ने बताया है कि प्रोफेसर लूगर ने पूरी स्थिति को समझा दिया था, लेकिन फिर भी उन्हें शक है कि लूगर ने जो किया वो क्यों किया। लेकिन यहाँ टेसी लूगर का पक्ष लेती है। वो कहती है, भले ही उन्होंने दिखाया नहीं, लेकिन प्रोफेसर लूगर ने सच में हमारी देखभाल की। इसके बाद माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है। लिने और बाकी स्टूडेंट्स टेसी को अपने साथ लंच करने के लिए बुलाते हैं। टेसी पहले थोड़ी हिचकिचाती है, लेकिन जब वे उसे दोस्त कहते हैं तो वो मान जाती है। ये सीन दिखाता है कि स्टूडेंट्स के बीच अब दोस्ती गहरी हो रही है और लूगर पर उनका भरोसा, खासकर टेसी का, बढ़ रहा है। सीन शिफ्ट होता है और हम लूगर को उसके साथ ही हंस के साथ देखते हैं। लूगर अब अपने अगले मिशन की तैयारी में है। हंस ने पता लगा लिया है कि शहर लेदरवेल्क में जो लोग गायब हो रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं। हंस बताता है कि पास ही एक बंद पड़ी फैक्ट्री है जहाँ कुछ संदिग्ध और बड़े बड़े लोग आते जाते देखे गए हैं। हंस को यकीन है कि गायब हुए लोग वहीं हैं। लूगर एक खास केस के बारे में पूछता है, वो 3 लोगों का परिवार जो गायब हुआ था। हंस कंफर्म करता है कि हाँ, शहर के बाहर से एक पूरा परिवार गायब हुआ था और शायद उन्हें भी वहीं रखा गया है। लूगर ये सुनकर फैसला करता है कि वो वहां अकेले जाएगा। वापस बाहर शाम हो चुकी है। लूगर पूरी तरह से तैयार होकर सूट बूट पहनकर फैक्ट्री के बाहर खड़ा है। हंस उसे चेतावनी देता है कि अंदर लगभग 40 दुश्मन हैं।
उनके पास बंदूकें हैं, 3 लोगों के पास मैजिक आर्मर है और 2 जादूगर भी हैं। लेकिन लूगर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जाने से पहले वो हंस से एक आखिरी सवाल पूछता है। वो बच्चा, वो कितने साल का था? हंस जवाब देता है, 7 साल। लूगर बस इतना कहता है, 7 साल, मैं समझ गया। उसकी आंखों में एक ठंडा गुस्सा दिखाई देता है। उसे पता है कि उन लोगों ने एक छोटे बच्चे के साथ क्या किया है। लूगर सीवर के रास्ते अंदर घुसता है और तबाही मचाना शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि फैक्ट्री के अंदर अफरा तफरी मच जाती है। गार्ड्स चिल्ला रहे हैं, कौन है वहां, बचाओ। अंदर बैठे लीडर्स को लगता है कि शायद कोई चूहा यानी जासूस घुस आया है। उन्हें लगता है कि ये सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का काम नहीं है, इसलिए वे अपने आदमियों को आदेश देते हैं कि घुसपैठिए को मार डालो, क्योंकि अगर वो कोई सरकारी आदमी नहीं है तो उसकी मौत से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनके सामने साक्षात मौत यानी लूगर खड़ा है। चैप्टर यहीं खत्म होता है, जहां लूगर अपनी जादुई ताकत और हथियारों के साथ दुश्मनों का सफाया करना शुरू कर चुका है। चैप्टर 18 की शुरुआत होती है एक जोरदार हमले से। गुंडे लूगर पर गोलियां चलाने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी लूगर अपनी फायर साइलेंस मैजिक का इस्तेमाल करता है। इसका असर बंदूकें काम करना बंद कर देती है। गुंडे हैरान रह जाते हैं। जब गोलियां नहीं चली तो उन्होंने अपने चाकू निकाल लिए। एक गुंडा तो अपनी बिजली वाली मैजिक यानी इलेक्ट्रिक मैजिक का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, ये सोचकर कि वो लूगर को झटका देगा। लेकिन लूगर वो तो अलग ही लेवल पर है। उसने मेटल एलिमेंटल मैजिक का इस्तेमाल करके उस बिजली को बेकार कर दिया। लूगर बिना किसी डर के सिर्फ अपनी मैजिक से लगभग 20 लोगों को अकेले ही ढेर कर देता है। ये सीन दिखाता है कि वो सिर्फ एक प्रोफेसर नहीं बल्कि एक वॉर मशीन है। लड़ाई खत्म होते ही लूजर को महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है, कोई इंसान नहीं बल्कि कीड़े। लूजर समझ जाता है कि ये काम अंडरवर्ल्ड के मशहूर इंसेक्ट ब्रदर्स का है। ये भाई कीड़ों के जरिए जासूसी करते हैं। लूजर तुरंत अपनी विंड मैजिक यानी कि साउंड मैजिक का इस्तेमाल करता है और उन कीड़ों के सिग्नल्स को काट देता है। दुश्मन के अड्डे पर बैठे इंसेक्ट ब्रदर्स हैरान रह जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि उनका शिकार यानी कि लूजर आ रहा है और वो भी सीधा उनके पास। अगले ही पल दुश्मन के अड्डे की सारी लाइटें गुल हो जाती हैं। अंधेरा छा जाता है। गुंडे बैकअप जनरेटर चालू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लूजर उन्हें मौका नहीं देता। लूजर सिर्फ मैजिक ही नहीं जानता, वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट यानी कि मेले फाइट में भी उस्ताद है। एक मेज होकर हाथापाई करना दुश्मनों के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं था। लूजर अंधेरे में एक एक करके उन्हें ठिकाने लगाना शुरू करता है। तभी लूगर का सामना इंसेक्ट ब्रदर्स में से छोटे भाई बैरन या ब्रीनो से होता है। लूगर बिना समय बर्बाद किए एक फ्लेम बोल्ट मारता है और पलक झपकते ही उसे खत्म कर देता है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब बड़ा भाई सामने आता है। लूगर के हमले से उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है, लेकिन वो मरता नहीं है। हैरानी की बात यह है कि उस बड़े भाई का शरीर अब इंसानी नहीं रहा। उसके शरीर से कीड़ों जैसे पैर निकलने लगते हैं। उसने अपनी बॉडी को मॉडिफाई कर लिया है और वो अब एक मॉन्स्टर बन चुका है। वो कहता है, मैं अपने भाई की मौत का बदला लूंगा और तुम्हें चीर कर रख दूंगा। इतने भयानक मॉन्स्टर को देखकर भी लूगर का रिएक्शन क्या था? डर? बिल्कुल नहीं। लूगर अपने क्लासिक ठंडे अंदाज में कहता है, तुम बहुत बोलते हो, भले ही तुम इंसान से ऊपर उड़ गए हो, लेकिन मेरे लिए तुम सिर्फ एक कीड़े हो जिसे बग स्प्रे से मारा जा सकता है। दुश्मन बुरी तरह डरे हुए हैं। वो चिल्ला रहे हैं, भागो। हमारा एमसी, जो एक अलग ही लेवल पर ऑपरेट कर रहा है, अपने दुश्मनों पर हावी हो चुका है। दुश्मन हैरान है कि वो इतने बड़े हमलों को कितनी आसानी से चकमा दे रहा है। एक दुश्मन कहता है, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वो जादू यानी मैजिक की सीधी टक्कर खाने के बाद भी ठीक है। यहाँ पर हमें एमसी की असली ताकत की झलक मिलती है। वो गायब हो जाता है और पलक झपकते ही दुश्मनों के करीब पहुंच जाता है। उसकी मूवमेंट इतनी तेज है कि कोई उसे देख भी नहीं पाता। और फिर रिवील होती है उसकी रियल मैजिक। उसके साथी भी ये देखकर हैरान है कि उसने आखिरकार अपनी असली ताकत का इस्तेमाल किया। वो कहते हैं, मैजिक तो मैजिक होता है, ये रियल मैजिक क्या बला है। ये एक मिस्ट्री है जो अभी पूरी तरह सुलझी नहीं है, लेकिन ये साबित करती है कि हमारा प्रोफेसर कोई आम जादूगर नहीं है। लड़ाई खत्म होने के बाद एमसी अपने साथी से मिलता है। यहाँ एक बहुत ही दुखद खुलासा होता है। साथी पूछता है, क्या अंदर के एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट्स जिन्हें ज़बरदस्ती मॉन्स्टर या वेयरवुल्फ बनाया गया था को बचाया जा सकता था? एमसी का जवाब बहुत भारी होता है। वो कहता है, नहीं,
उनके इंसान वापस बनने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें बिना दर्द दिए हमेशा के लिए सुला दिया। सोचिए दोस्तों, उसे अपने ही हाथों से उन बेकसूर लोगों को मारना पड़ा ताकि वो और तड़पे नहीं। ये दिखाता है कि ये दुनिया कितनी क्रूर हो चुकी है, जहां इंसानों पर ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। अब सीन शिफ्ट होता है एक आलीशान कमरे में, जहां एक अमीर आदमी बेलफर्ट रिक्सन अपने नौकरों पर चिल्ला रहा है। वो गुस्से में है क्योंकि उसका बहुत सारा पैसा बर्बाद हो गया और एक्सपेरिमेंट के सब्जेक्ट्स मारे गए। ये आदमी पूरी तरह से बुराई या ईविल का प्रतीक है। उसे इस बात का दुख नहीं है कि लोग मरे, बल्कि उसे दुख है कि उसका पैसा डूब गया। उसका मकसद है एक ऐसी दवा बनाना जिससे वो अपनी बूढ़ी होती बॉडी को वापस जवान बना सके और हमेशा के लिए ताकतवर हो जाए। वो चिल्लाता है, मैं सिर्फ जवान नहीं होना चाहता, मैं परफेक्ट होना चाहता हूँ। तभी अचानक उसके कमरे में किसी की एंट्री होती है। उसके गार्ड्स उसकी पुकार पर नहीं आते। क्यों? क्योंकि हमारे एमसी ने पहले ही पूरे कमरे में एक साउंड बैरियर यानी आवाज़ रोकने वाला जादू लगा दिया है। बाहर किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा। एमसी रिक्सन के सामने खड़ा होता है और उससे सिर्फ एक सवाल पूछता है। ये सवाल इस चैप्टर का सबसे रोंगटे खड़े करने वाला पल है। एमसी पूछता है, एक 7 साल का बच्चा जो उस भयानक नर्क में बच सकता था, जब उसे मारने वाला यानी कि एमसी उसके सामने आया तो वो बच्चा रोया नहीं, बल्कि उसने मुस्कुराकर उस इंसान को देखा, जैसे वो उसका शुक्रिया अदा कर रहा हो कि अब उसे इस दर्द से मुक्ति मिलेगी। तुम्हें क्या लगता है उस वक्त उस इंसान यानी एमसी को कैसा महसूस हुआ होगा जिसे उस बच्चे को अपने हाथों से जलाना पड़ा? यहाँ एमसी अपनी ही बात कर रहा है, उस बोझ की बात जो वो अपने दिल पर लेकर घूम रहा है। लेकिन रिक्सन का जवाब सुनिए, वो डरता नहीं है बल्कि हंसता है। वो कहता है, ओह, तो तुम उन सब्जेक्ट्स के मरने से दुखी हो? अरे वो तो कचरा थे, उनकी बेकार जिंदगियों को हमने एक मकसद दिया। ये तो मानवता के लिए एक बलिदान है। ये सुनकर एमसी को गुस्सा नहीं आता, बल्कि वो एकदम शांत हो जाता है। वो कहता है, तुम्हारा जवाब काफी था, सफिशिएंट आंसर। चूंकि तुम्हारा जवाब इतना स्पष्ट था, मुझे अब गुस्सा भी नहीं आ रहा। इसका मतलब साफ है, अब रिक्सन की मौत पक्की है। एमसी ने तय कर लिया है कि ऐसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं है। चैप्टर यहीं खत्म होता है। चैप्टर 20 की शुरुआत एक खौफनाक मंजर से होती है। हमें पता चलता है कि बेलफोर्ड रिक्सन, जो एक बहुत बड़ा लेकिन बुरा बिजनेसमैन था, उसका खेल खत्म हो चुका है। लेकिन उसकी मौत कोई आम मौत नहीं थी। फ्लैशबैक में हमें एक झलक मिलती है, जहां हमारा प्रोटैगनिस्ट आर्सेनी लूपे के वेश में रिक्सन से बात कर रहा होता है। वो उसे बताता है कि उसने रिक्सन की लेबोरेटरी के रिकॉर्ड्स पढ़े हैं। वहाँ एक ऐसी ड्रग थी जो इंसान को वेयरवुल्फ यानी कि भेड़िया मानव में बदल सकती थी। हमारा हीरो उस पूरी ड्रग की बोतल रिक्सन को इंजेक्ट कर देता है और कहता है, तुम्हें भी वही दर्द महसूस होना चाहिए जो तुमने दूसरों को दिया है। इसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं कि रिक्सन के कमरे से एक भयानक मॉन्स्टर निकलता है। सिक्योरिटी गार्ड्स और विजर्ड्स को उस मॉन्स्टर को मारने में 1 घंटे से ज्यादा लग जाता है। वो इतना ताकतवर था कि उसे जलाकर राख करना पड़ा। अब प्रेजेंट में आते हैं। हर तरफ अफवाह फैल गई है कि अमीर रिक्सन को एक मॉन्स्टर ने खा लिया। वहां मौजूद लोग बातें कर रहे हैं कि रिक्सन शायद ब्लैक मैजिक या क्रिप्टिड्स पर एक्सपेरिमेंट करता था और उसी का नतीजा उसे भुगतना पड़ा। तभी वहां एंट्री होती है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की, और ये कोई छोटे मोटे सिपाही नहीं है। ये है नाइट क्रॉलर नाइट ऑर्डर, और इनको लीड कर रही हैं उनकी खूंखार कमांडर टेरिना लायनहाउ, जिन्हें लॉर्ड प्रोटेक्टर भी कहा जाता है। टेरिना आते ही वहां मौजूद लोकल इन्वेस्टिगेटर्स को वहां से हटा देती है और केस अपने हाथ में ले लेती है। उसका एटीट्यूड ऐसा है कि भाई वहां किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती। टेरिना और उसके साथी लॉयड और एनिया उस कमरे की जांच शुरू करते हैं जहां ये सब हुआ। मॉन्स्टर की लाश। टेरिना देखती है कि मॉन्स्टर को अंदर तक जला दिया गया है, जिससे उसकी पहचान करना नामुमकिन है। हमें पता है कि वो मॉन्स्टर ही रिक्सन था, लेकिन दुनिया को लग रहा है कि रिक्सन गायब है या खाया गया। गायब तिजोरी। टेरिना की नज़र दीवार पर लटकी एक पेंटिंग पर पड़ती है जो थोड़ी टेढ़ी है। वो उसे हटाती है तो पीछे एक खाली जगह मिलती है। वहाँ एक छिपा हुआ सेफ था जो अब गायब है। टेरिना तुरंत समझ जाती है कि ये कोई साधारण मॉन्स्टर अटैक नहीं था। रिक्सन जैसा लालची आदमी अपना काला पैसा वहीं रखता था। टेरिना का दिमाग बिजली की तरह चलता है। वो कहती है, एक अमीर आदमी की मौत, एक मॉन्स्टर का अचानक आना और सेफ का गायब होना, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता।
किसी ने रिक्सन को मारने और लूटने के लिए ये पूरा प्लान बनाया है। लॉयड पूछता है कि ऐसा कौन कर सकता है जो इतना शातिर हो कि कोई सबूत ही न छोड़े। तब टेरिना उस नाम को जुबान पर लाती है जिससे पूरी अंडरवर्ल्ड कांपती है। आर्सेन लुपिन। जी हाँ, उसे शक हो गया है कि ये काम आर्सेन लुपिन का है। उसे याद आता है कि हाल ही में पास की एक फैक्ट्री में भी आग लगी थी। वो समझ जाती है कि इन दोनों घटनाओं का आपस में कोई कनेक्शन है और वो अपनी टीम को लेकर उस फैक्ट्री की तरफ निकल पड़ती है। वीडियो के आखिर में हम देखते हैं हमारे हीरो को। वो रिक्सन का सारा पैसा और जरूरी सामान लेकर वहां से निकल चुका है। वो अपने साथी से कहता है कि अब कुछ समय के लिए वो गायब रहेगा और अगली बार जब वापस आएगा तो एक नई पहचान के साथ आएगा जो अंडरवर्ल्ड के लिए और भी ज्यादा सूटेबल होगी। यानी रिक्सन का चैप्टर क्लोज और हमारे हीरो का मिशन सक्सेसफुल। तो दोस्तों, ये था चैप्टर 20। एमसी ने एक तीर से 2 शिकार किए। रिक्सन को उसके पापों की सजा दी और सारा पैसा भी ले उड़ा। लेकिन अब उसके पीछे कमांडर टेरिना पड़ चुकी है। क्या वो उसे पकड़ पाएगी? ये जानने के लिए हमें अगले चैप्टर का इंतजार करना होगा। आपको क्या लगता है, क्या टेरिना हीरो की असली पहचान लूगर तक पहुंच पाएगी? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ठोकें और एनिमे दरबार को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सयोनारा।